1, 2, 3, come on. Okay, so what's up guys? How are you? आशा करता हूँ यार तुम लोग सब सही होगे। आज हम लाइट का पार्ट 3 लेके आ चुके हैं और लाइट के पार्ट 3 में आज हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले वो सब चीजें डिस्कस करने से पहले मैंने एक वादा किया था पिछले वाले वीडियो में मेरे पार्ट 2 में कि मैं आपको इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो यार उसे चालू करते हैं, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक मिरर बना लेता हूं, इस तरीके से एक मिरर बना लिया। अब इस मिरर के ऊपर मैं ऐसा 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 ऊबड़ खाबड़ बता देता हूं। ये ऊबड़ खाबड़ क्या है? ये ऊबड़ खाबड़ यहाँ बॉक्स में बना रहा हूं यार। जो जो बॉक्स में बनाऊंगा नोट्स लिखते रहना, फॉलो करते रहना, ठीक है। ये ऊबड़ खाबड़ जो है ये है रफ सरफेस, ये है रफ सरफेस। यानी कि whenever light falls on a rough surface, then it gets bounced back to any direction. Then it gets bounced back to any direction. ठीक? ये जो लाइट गिर रही है, ये जो लाइट गिर रही है, ठीक है, ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। तो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या हो गया? Whenever light falls on a smooth and on a rough surface, whenever light falls on a rough surface, then it gets bounced back into other direction. This is called as irregular reflection. छोटा सा प्यारा सा टॉपिक था, ठीक है, इसको खत्म करते हैं और आज हम आते हैं मेनली हमारे पार्ट 3 में, ठीक है। पार्ट 3 में आते हैं आज हम। तो पार्ट 3 में हम आज मेनली डिस्कस करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। स्फेरिकल मिरर्स, हेडिंग डाल देना। स्फेरिकल मिरर्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पे दो तरीके के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब यार पहला क्वेश्चन तो यहां पे आता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा कॉनकेव है और कौन सा कॉन्वेक्स है। देखो, अगर विजुअली तुमको समझना हो तो देखो दो केस मैं बताऊंगा, ठीक है। एक केस तो यहां पे बताऊंगा लेकिन एक केस तो अपने मैं हाथों से बताऊंगा। पहला केस समझो हाथों वाला। अपने हाथ को ऐसे कर लो, ठीक है। जो अंदर केव लाइक स्ट्रक्चर होगा, केव लाइक स्ट्रक्चर, इनर केव लाइक स्ट्रक्चर, अंदर का, अंदर वाला पार्ट, वो कहलाएगा तुम्हारा कॉनकेव। और जो इसी हाथ के पीछे वाला स्ट्रक्चर होगा वो कहलाएगा कॉन्वेक्स। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, हाथ के अंदर वाले स्ट्रक्चर को बोलेंगे कॉनकेव और बाहर वाले स्ट्रक्चर को बोलेंगे कॉन्वेक्स, ठीक है। और जो यहाँ पे केस 2 है, मैं यहाँ पे केस 2 बता देता हूं। देखो, विजुअलाइज जब तक नहीं करोगे ना कंसेप्ट दिमाग में नहीं जाएगा विजुअलाइज करने का। मैं यहाँ पे गंदा सा कुछ बना देता हूं ऐसा, ठीक है। ये एक स्पून है, ठीक है, ये एक स्पून है समझ लो, ठीक है। अब स्पून का जो इनर सरफेस होगा, स्पून का जो ये इनर सरफेस होगा, इनर सरफेस, यहां पे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है, इमेज बनती है। और स्पून के पीछे के भाग में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। फिर रिपीट कर देता हूं,
स्पून के अंदर वाले हिस्से में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है और स्पून के पीछे वाले हिस्से में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है। इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है कॉनकेव मिरर और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको बाइफरकेशन में आनी चाहिए। ठीक है, क्लास 7th के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्लास 10th के लिए भी एक फंडामेंटली बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। उनको बेसिक डिफरेंस बताने के लिए कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स एज वेल एज कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। बाकी जो डिफरेंसेस हैं वो अभी हम देखेंगे यहाँ पे, उसके बाद हम लोग सीधा मूव करेंगे रे डायग्राम्स पे। ओके, तो चलो इसको रब करते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप 2 कॉलम बना लें, मेन 2 कॉलम बना लें। एक कॉलम में आप लिखें कॉनकेव और एक कॉलम में आप लिखें कॉन्वेक्स। ठीक है, एक कॉलम में आप लिखें कॉनकेव और एक कॉलम में आप लिखें कॉन्वेक्स। बीच में एक लाइन पाड़ दीजिए इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर की तरह। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में। तो अगर मैं बात करता हूं कॉनकेव की, तो यहां पे कैसा इमेज बनता है? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। यहां पे कैसा बनता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसे पता चलेगा ये? हमें कैसे पता चलेगा? तो यार मैंने बताया तो सही, विजुअलाइजेशन, स्पून वाला एक्सपेरिमेंट याद है? अगर तुम इनर साइड पे देखोगे जो कॉनकेव बताता है, कॉनकेव इनर पाम का जो स्ट्रक्चर होता है या इनर स्पून स्ट्रक्चर, जो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बताता है वो क्या होता है? कॉनकेव मिरर। यहां पे बॉक्स पे यार लिख लेना मिरर। यहां पे हम बात कर रहे हैं मिरर की, स्फेरिकल मिरर्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो कृपया करके ये तो मत ही सोचना कि कॉनकेव लेंस है भाई। ठीक है, मिरर मिरर। ठीक है, मिरर दिमाग में ठान लेना भाई, मिरर के बारे में बात कर रहा हूं मैं, मिरर के बारे में। चलो अगला प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? इट इज ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ये जो होता है ये स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड होता है, और ये क्या होता है? इट इज नॉट ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। तो ये कहां ऑब्टेन्ड होता है? बिहाइंड द स्क्रीन। बिहाइंड द स्क्रीन। यहां पे दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो इट इज ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, यानी स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड होता है। इसके इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर व्हिच इज रियल एंड इन्वर्टेड इन नेचर, it is obtained on screen, whereas the image which is virtual and erect in nature, which is formed by convex mirror, is not obtained on screen. So where it is obtained? It is obtained behind the screen. It is obtained behind the screen. Screen पे obtained ही नहीं होता। ठीक है, screen पे obtained ही नहीं होता। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है, बहुत ही ज्यादा बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, बहुत ज्यादा बेसिक डिफरेंस है। और इसके बाद आप और भी बता सकते हैं, लेकिन वो रे डायग्राम के केसेस पे हमें पता चलता है कि इसके अलावा और क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं। ठीक है, हाँ आप एग्जाम्पल जरूर लिख सकते हैं। एग्जाम्पल अगर आपको लिखना हो कॉनकेव के उसमें तो आप लिख सकते हैं डेंटिस्ट चेकअप इंस्ट्रूमेंट। डेंटिस्ट का जो चेकअप इंस्ट्रूमेंट होता है वो, फिर हेडलाइट ऑफ कार, हेडलाइट ऑफ कार। हेडलाइट, कार की हेडलाइट के बारे में आप बात कर सकते हैं। ठीक है, कार की हेडलाइट हो गया, डेंटिस्ट का चेकअप वाला इंस्ट्रूमेंट हो गया, वो जिसे दांत के अंदर देखते हैं ना, तो वो कॉनकेव नेचर में होता है। वो रियल इन्वर्टेड इमेज दिखाता है, जिसकी वजह से डेंटिस्ट को क्लियर इमेज दिखती है स्क्रीन पे बनती हुई। ठीक है, और फिर आप एक और एग्जांपल दे सकते हैं सिनेमा हॉल का। सिनेमा हॉल, क्योंकि सिनेमा हॉल में भी जो लेंस लगा हुआ होता है वो, मतलब सिनेमा हॉल में तो ऐसे लेंस लगा होता है, सॉरी आप इसका एग्जांपल नहीं दे सकते, एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। तो ये कुछ एग्जांपल है, एक्सेट्रा डाल दो। ठीक है, 2-3 एग्जांपल आप भी पढ़ सकते हो और समझ सकते हो उसके बारे में। ठीक है, फिर
आप अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पे आ जाता है यहाँ पे आ जाता है एक तो साइड व्यू मिरर्स, यहाँ पे एक आ जाता है साइड व्यू मिरर्स, वो कॉन्वेक्स नेचर के होते हैं, इसीलिए उन पे लिखा रहता है ऑब्जेक्ट्स दैट अपीयर ऑन दिस मिरर आर मोर क्लोजर देन दे रियली अपीयर, ठीक है, इसलिए उस पे लिखा हुआ रहता है। फिर एक आप लिख सकते हैं पार्किंग मिरर, पार्किंग मिरर। सोसाइटी में आपने देखा होगा कि बड़ा सा ऐसा मिरर लगा हुआ होता है, तो उससे क्या होता है कि वॉचमैन यहाँ बैठे बैठे देख सकते हैं कौन सी गाड़ी जा रही है, कौन सी गाड़ी आ रही है, ठीक है। अगर मैं मेरी सोसाइटी की बात करूं तो मेरी सोसाइटी के मेन गेट पे लगा हुआ है और एक बेसमेंट पे लगा हुआ है, तो उससे आपको दूरी से पता चल जाता है, क्यों, क्योंकि इट ऑब्टेन्स वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज, और फिर एक्सेट्रा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए, ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई और एग्जांपल हो गया। तो ये सब क्या है ना, फंडामेंटल एग्जांपल है, ठीक है। ये मत सोचना कि बहुत कम बताया और ये कंटेंट कम है, ऐसा नहीं है, फंडामेंटल एग्जांपल है। अगर तुम्हें इतना समझ में आ जाता है ना तो तुम इसके बाद कुछ भी कर सकते हो, तुम अपना भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं तुम्हें बताने जाऊंगा डिमिनिश इमेज फॉर्म होता है, ये होता है, तो क्या हो जाता है, रे डायग्राम्स का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो जब रे डायग्राम्स आएगा तब इसके बारे में डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग क्या सीखेंगे, अभी हम लोग रे डायग्राम सीखेंगे इनके, लेकिन रे डायग्राम सीखने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ नाम है और कुछ टर्मिनोलॉजी है, उनके बारे में जानना तो भाई थोड़ा जरूरी है ना, थोड़ा सा जरूरी है। ठीक है, तो फिर टर्मिनोलॉजीज, ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, इनके बारे में आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक मैं कॉनकेव मिरर बना लेता हूं, एक कॉनकेव मिरर बना लेता हूं, यहाँ पे एक लाइन बना लेता हूं, ठीक है। यहाँ पे एक पी पॉइंट है, पी क्या बोलते हैं हम लोग, पोल, ठीक है, पोल। फिर यहाँ पे एक एफ है, एफ को क्या बोलेंगे हम लोग, फोकस, एफ को क्या बोलेंगे हम लोग, फोकस। तो पोल का डेफिनेशन क्या होगा, पोल का डेफिनेशन समझाने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे सकता हूं, सिंपल सा एग्जांपल दे सकता हूं कि समझो ये एक स्फेरिकल मिरर है, एक स्फीयर है, स्फीयर में से जो एक पार्ट कट होता है वही स्फेरिकल मिरर होता है, ठीक है। वो पार्ट जो कट होता है उसका जो एक सेंटर होता है, देखो ध्यान से विजुअलाइज करना, जो सेंटर होता है वही पोल होता है। तो यहां पे अगर मैं पोल की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मिरर, कौन सी, स्फेरिकल, ठीक है। एक तरीके से ये एक सेंटर हो जाता है उस स्फीयर का, इस पॉइंट पे अगर मैं यहाँ पे एक लाइन पाड़ू तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, यानी तुम इसको बोल सकते हो ये एक कोई आर्क हो गया, ठीक है, तो उस आर्क का सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है। तो तुम इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, या तो फिर इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन, ठीक है, ये एक प्लेन हो जाता है, इसी प्लेन के ऊपर सारे आते हैं, तो पोल भी तुम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। इसके बाद आता है फोकस। तो फोकस क्या होता है, अ पॉइंट वेयर ऑल द रेज ऑफ लाइट मीट। सिंपल सा डेफिनेशन है, देखो यार बहुत सिंपल नोट्स बता रहा हूं, एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है। मान लो यहां से एक रे ऑफ लाइट आती है, मान लो यहां से एक रे ऑफ लाइट आती है, ये यहां से पास होगी, मान लो यहां से एक रे ऑफ लाइट आती है, ये भी यहां से पास होगी। तो मैंने क्या लिखा, अ पॉइंट, देखो अ पॉइंट वेयर ऑल द रेज ऑफ लाइट मीट, अ पॉइंट वेयर ऑल द रेज ऑफ लाइट मीट इज कॉल्ड एज फोकस, ठीक है। तो ये दो एक इंपॉर्टेंट थे। अब एक और एक आता है यहां पे, इसका दो नाम है, एक तो मैं इसको बोल सकता हूं सी, सी स्टैंड्स फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, या तो मैं इसको बोल सकता हूं 2f। देखो सिंपल सा अगर डेफिनेशन बताओ ना, सिंपल सा तो कुछ नहीं लिखने का, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ,
ठीक है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। या तो यार स्कूलों में या तो तुम्हारे एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में भी लिखवाया होगा कि द टोटल डायमीटर या तो फिर द टोटल लेंथ फ्रॉम वेयर द स्फेरिकल मिरर स्फीयर इज बीइंग फ्रॉम वेयर द स्फेरिकल मिरर इज कट फ्रॉम द होल स्फीयर इज कंसीडर्ड टू बी अ सेंटर ऑफ कर्वेचर। जाने दो ना यार, सीधा सीधा लग रहा है ना। अगर ये रेडियस है उसका, अगर ये स्फीयर का रेडियस है, ध्यान से देखना ध्यान से, अगर ये स्फीयर का रेडियस है एफ, फोकल लेंथ, ठीक है, एफ एल, तो यहाँ पे टोटल क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। तो सी क्या हो जाएगा, तो इससे डायमीटर हो जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ इज कंसीडर्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे एक टर्म का यूज किया मैंने, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ का मतलब क्या हो गया, तो फोकल लेंथ का मतलब हो जाता है लेंथ बिटवीन फोकस एंड पोल। ये जो लेंथ होता है फोकस और पोल के बीच का, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। आप एफ से भी डिनोट कर सकते हैं, मैं एफ में नीचे एल लिख देता हूं, ठीक है, फोकल लेंथ, ठीक है। तो ये कुछ कुछ अच्छी अच्छी टर्मिनोलॉजीज थी, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी। ओके गाइस, तो यहाँ पे एक और टर्म आ जाता है जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर समझाने के लिए तुम्हें इस टिपिकल से डायग्राम पे लेके गया, लेकिन अल्टीमेटली ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। एक टाइम के लिए भूल जाना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर समझने के लिए एक चीज दिमाग में रखना, C इक्वल्स 2F, और यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है R इक्वल्स 2F। तो यहाँ से F क्या हो जाएगा, यहाँ से F हो जाएगा R/2। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। प्रिंसिपल जो फोकस होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, एक और होता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस एक प्लेन होता है विच कंसिस्ट ऑफ पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये एक ऐसा प्लेन होता है जिसके अंदर सारी चीजें आ जाती हैं, उसे प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी। अभी मेरे को पता है तुम एक चीज में जरूर कंफ्यूज होंगे कि भाई तूने तो यार सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बता दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बता दिया, मन में तो सेम लग रहा है। देखो, C के बदले में क्या लिख सकता हूं, 2F, याद रख लेना, इतना याद रख लो बॉक्स में। और दूसरे बॉक्स में तुम क्या बना दो, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, लेंथ बिटवीन फोकस एंड पोल। और F के बदले तुम क्या लिख सकते हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2, ठीक है। तो ये चीजें तुम याद रख लेना, ठीक है। बॉक्स 1, दिस इज बॉक्स 1 एंड दिस इज बॉक्स 2। जो बॉक्स बना रहा हो यार वो तो लिख ही लेना, पहले ही बोल देता हूं, दिमाग में रहेगा। तो गाइस, ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया, आप समझ सकते हो, आप इस तरीके से बना सकते हो, तो वेल एंड गुड। नहीं समझ में, आप रिवाइंड करके फिर से देख लो। मैंने एकदम अपने लेवल बेस पे समझाया, ये सब कुछ एकदम बेसिक इजी डेफिनेशन दी है आप लोग को। देखो, ज्यादातर ये सब पूछा नहीं जाता बोर्ड एग्जाम्स में, लेकिन फिर भी अगर पूछ लेता है तो एक दिन पहले या 2 दिन पहले तुम इसे याद भी कर सकते हो। अगर तुम्हारे मर्जी है, समझ में आ जाए तो तुम लिख भी सकते हो अपने मर्जी से, ठीक है। अगर टीचर सीबीएसई में सेंसेबल होगा तो वो पक्का राइट देगा, लेकिन ये सब पूछा नहीं जाता। ये सब इसलिए आपको समझाया जाता है ताकि आपको रे डायग्राम्स समझ में आए, ठीक है। तो यही सब कुछ था आज के लिए। तो ये है हमारा लाइट का पार्ट 3। पार्ट 4 भी जल्द आ जाएगा। पार्ट 4 में हम लोग कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स को अच्छे से स्टडी करेंगे। रे डायग्राम्स को स्टडी करने से पहले यार कुछ केस होते हैं, वो 5 या 6 केस है, 4, 5 या 6 केसेस होंगे। वो केस को अगर तुमने याद कर लिया ना भाई, तो रे डायग्राम तुम्हारे हलवा है। रे डायग्राम तुम्हारे लिए हलवा है, आराम से पट 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 बना लेते हो तुम रे डायग्राम, ठीक है। रे डायग्राम्स के बाद हम लोग एक ऐसा पार्ट लाएंगे जिसमें फंडामेंटल न्यूमेरिकल्स और फंडामेंटल क्वेश्चंस होंगे अच्छे। उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, वो क्वेश्चंस के पार्ट आएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
कमेंट करना यार, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और मेरी लाइफ की सीरीज तो चलती रहेगी, लेकिन अगर मैं चाहूँ, अगर मेरे को टाइम मिलेगा, मैं पैरेलल भी कोई एक अच्छी सीरीज निकालूंगा क्लास 11 के लिए या क्लास 9 के लिए। आप लोग प्लीज कमेंट करना, प्लीज 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 कमेंट करना आपको कौन सा सीरीज चाहिए अगला। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।